जय हिंद। कल जो पढ़ाए थे मार्क्सवादी के प्रसार तक और लास्ट पॉइंट ये बताए थे कि कार्ल मार्क्स की वजह से ही मजदूरों को एक अधिकार मिला, पहले भी और अब भी। इन्हीं कारणों से हर साल 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज उससे आगे चल रहा है। इस टॉपिक का नाम है रूस की क्रांति। बहुत इम्पोर्टेंट है रूस की क्रांति। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है और एक दो नंबर का जो 2 टॉपिक्स पढ़ाएंगे दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। रूस की क्रांति 2 बार हुई। रूस की क्रांति 2 बार हुई। एक बार 1905 में और दूसरी बार 1917 में। रूस के शासक, रूस का जो रोमन वंश का जो शासक था, उस राजा को जार के नाम से सूचित किया गया था। जैसे ऑस्ट्रिया में ड्यूक नाम से कहा जाता था। हाँ, जैसे ये बोका जो है बहुत बड़ा बोका था। क्या था? पहली क्रांति जब 1905 में हुई थी, उस समय क्या हुआ था? उस क्रांति में 1905 वाली क्रांति, दरअसल वहां रूस का शासक जो जार था वो तानाशाह था, निरंकुश था और विलासिता का जीवन जीता था, जबकि उसकी प्रजा में लोगों की हालात बहुत खराब थी। लोग खाने पीने के लिए मजबूर था, है ना। जब वहां के लोग रूस के शासक जार के आवास के पास पहुंचा, ये लोग रूस के जनता जार के आवास, जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, उस जगह का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। वहां का जनता रूस के शासक जार के आवास के पास पहुंचा, जिस जगह का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। ये लोग एक नारा लगाया, धरना दिया कि रोटी दो, रोटी दो, है ना। ये बात जार को खराब लगा, क्योंकि जार कभी बाहर निकलता नहीं था, हमेशा अपने महल में रहता था और विलासिता की जीवन जीता था। बाईस जनवरी 1905 का दिन था, जब सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुआ सेंट पीटर्सबर्ग पर। तो जार ने क्या किया? अपने सेना को बोल करके अंधाधुंध गोली चलवा दिया। जब नारा लगाया सेंट पीटर्सबर्ग पर, तो यहाँ पे क्या हुआ? जार ने क्या किया? अंधाधुंध गोली चला दिया, जिसके फलस्वरूप हजारों आदमी घायल हो गया, सैकड़ों मारा गया, है ना। तो दरअसल ये दिन था रविवार का दिन, इसीलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। इसका सीधे सीधे परिभाषा बोल सकते हैं कि रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय, जो कि रूस का राजा था, जार था, वहाँ की हालात, आर्थिक हालात बहुत खराब थी। वहाँ के लोगों ने, रूस के लोगों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जार के आवास स्थित, जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, है ना, 22 जनवरी 1905 को पहुंचा। वहां पे धरना दिया, नारेबाजी किया, जिसके फलस्वरूप जार ने अपने सेना को भेजकर अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिसमें हजारों आदमी घायल हुआ और सैकड़ों आदमी
मारा गया। बहुत सारे लोगों का खून बहा, इसीलिए खूनी क्रांति के नाम से जानते हैं या खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा खूनी रविवार कब हुआ था? 22 जनवरी, खूनी रविवार, है ना, खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को, है ना। उसके बाद लेकिन जहां पे क्या हुआ, जब अंधाधुंध गोली चलाई गई, आदमी बहुत सारा घायल हो गया, इसके बाद ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो गई। इसके बाद रूस में जहां एक व्यक्ति का आगमन हुआ जिसका नाम था लेनिन, जिसका नाम था लेनिन। लेनिन के बारे में डिटेल से पढ़ना, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की स्थापना की थी, एनईपी की स्थापना की थी, है ना। पहला लड़ाई खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, खूनी क्रांति के नाम से जानते हैं, है ना। अब 22 जनवरी 1905 का ये खूनी क्रांति के बाद ये क्रांति दब गई। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 और 1918 के बीच, तो रूस के बहुत सारे सेनाओं के क्या हुआ, मारा गया। अंततः क्या हुआ, रूस क्या किया, अपना नाम युद्ध से वापस ले लिया। दरअसल उस वक्त लेनिन नामक व्यक्ति था जो बहुत ही पढ़ा लिखा था, ऑस्ट्रिया जर्मनी सबसे घूम करके वो रूस पहुंचा था, है ना। यहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया। लेनिन ने एक संगठन बनाया जो पढ़ाएंगे लेनिन के नीति में, लेनिन जब पढ़ाएंगे तब उसमें, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ा रहे 1917 की क्रांति। तो पहला आ गया 1905 में, तो 1905 की लड़ाई असफल हो गई। अब चलेंगे 1917 में। 1917 में भी दो क्रांति हुई। 1917 में दो क्रांति हुई। पहली क्रांति जो हुई, अब चलेंगे 1917 ईस्वी। यहाँ दो क्रांति हुई इस साल। पहली क्रांति जो हुई जिसमें क्या हुआ कि जार जो था, जार निकोलस द्वितीय, है ना, सदियों से चल रहे वंश को, है ना, वहां के लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ विद्रोह भड़का दिया। वहां का लोग, लेनिन के आने के बाद एक संगठन बना जिसका नाम था बोल्शेविक। बोल्शेविक ये मजदूरों का संगठन था, ये मजदूरों का संगठन था, ये मजदूरों का संगठन था। इन लोगों ने इस कदर वहां पे क्या किया, हंगामा और फसाद किया कि आखिरी में जार निकोलस द्वितीय को क्या हुआ, 1917 में अपना गद्दी छोड़ना पड़ा। देखो 1905 में ये असफल हो गया जार निकोलस द्वितीय का, लेकिन 1917 में क्या हुआ, जार निकोलस द्वितीय का क्या हुआ, सत्ता पर राज गद्दी छोड़ना पड़ा, है ना। इसमें क्या हुआ, पहली लड़ाई में राजगद्दी छोड़नी पड़ी और रूस पर सदियों से चला आ रहा रोमन वंश का क्या हुआ, समापन हो गया। जार निकोलस द्वितीय को कब सत्ता से हटना पड़ा और रोमनो वंश का समापन हो गया। रोमनो वंश का समापन हो गया। पूछ देगा क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, खूनी क्रांति कब हुई थी, खूनी रविवार कब हुई थी, तो 22 जनवरी 1905 को टिक लगा देना। उसके बाद रूस के शासक का नाम क्या था वो नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछ देगा तो जार निकोलस द्वितीय, है ना, वहां के शासक को क्या कहा जाता है, हाँ वो ये पूछेगा रूस के शासक को क्या कहा जाता है, तो जार कहा जाता है। याद रखना, रूस के शासक को जार कहा जाता है ना। रूस के शासक ने कब सत्ता कौन सा वंश का था, तो रोमनो वंश का था। रोमनो इसको क्लियर लिख देते हैं, रोमनो वंश का था, रोमनो वंश का शासन था, है ना।
ये चीज पूछेगा। इसके बाद ये तो पहली क्रांति हुई। पहली क्रांति में क्या हुआ, जाल निकोलस द्वितीय पहली क्रांति थी, ठीक है। ये 1917 की, 1905 में वो अलग था और 1917 में ये अलग है। अब दूसरी क्रांति क्या होता है, दूसरी क्रांति जब लेनिन आया तो लेनिन ने एक संगठन बनाया, है ना, जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। इसमें क्या हुआ, सारे मजदूर मिल करके मजदूर नहीं, मतलब मजदूर नहीं था, ये मजदूर ना था वहां, बोल्शेविक, हाँ बोल्शेविक मजदूर का ही संगठन था, मजदूर का ही संगठन था बोल्शेविक, है ना। वहां के लोगों ने क्या हुआ, 1917 में दूसरी बार क्रांति हुई। यह क्रांति अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। 7 नवंबर 1917 को हुई थी, है ना, 7 नवंबर 1917 को। दूसरी क्रांति का नाम था, ये तो पहली क्रांति था जिसमें रोमन वंश का समापन हो गया। दूसरी क्रांति हुआ बोल्शेविक क्रांति, 7 नवंबर 1917। ये उस रूस की क्रांति से ज्यादा इंपोर्टेंट है बोल्शेविक क्रांति, इसीलिए बता देते हैं कि बोल्शेविक क्रांति पढ़ना ज्यादा इंपोर्टेंट है रूस की क्रांति। लेकिन रूस की क्रांति में ज्यादा एक खूनी रविवार के बारे में पूछ सकता है। अब ये सब्जेक्टिव में पूछ सकता है 3 नंबर में। उसके बाद चलेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, रूस के शासक को जाल कहा जाता है, पूछ देगा रूस के शासक को क्या कहा जाता है, तो जाल कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, है ना। लेकिन जब सब्जेक्टिव की बात आती है तो बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक गलत लिखा गया, बोल्शेविक बोल्शेविक क्रांति, है ना, इसका पढ़ते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति जो है ये एक मजदूरों का संगठन था जिसका स्थापना लेनिन ने किया था, है ना। लेकिन ये डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व था या नहीं, ये लेनिन में मैं बता देंगे आपको, है ना। अब ये बोल्शेविक क्रांति हुई क्यों हुआ था बोल्शेविक क्रांति रूस में, इसका कई कारण है। अब जैसे हम पहले राजनीतिक कारण में चलते हैं, राजनीतिक कारण में, राजनीतिक कारण में तो इसका मुख्य कारण था कि रूस का शासक जो था वो क्या था, निरंकुश और अत्याचारी था। जब बोल्शेविक क्रांति की बात करेंगे तो बोल्शेविक क्रांति का क्या होता, कई कारण तो था। पहला क्या कि वहां का शासक निरंकुश और अत्याचारी था। रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय वो बहुत ही अत्याचारी निरंकुश था। वो विलासिता की जीवन जीता था, लेकिन उसको प्रजा में लोग क्या है उससे मतलब नहीं है, और उसको हमेशा ये था कि उसके बारे में लोग ये कहे कि आप अच्छे हैं, आप भगवान हैं। और वो अपने आप को समझता भी था कि रूस के जो भी है, रूस के ईश्वर और भगवान सिर्फ हम ही हैं, गॉड हम हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, और मेरा आशीर्वाद हर कोई ले, और हर कोई मेरे नजदीक आकर के क्या करे, दिन रात चापलूसी करे, चटुकारिता करे, है ना, मेरे बारे में तारीफ करे, है ना। और लेकिन उसको बाकी और प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। वहां के लोग खाए नहीं खाए, है ना, मर जाए किसी बीमारी से, उससे वहां जाल को कोई मतलब नहीं था। निरंकुश और अत्याचारी का मतलब यही होता है, निरंकुश और अत्याचारी शासन का मतलब, अत्याचारी शासन का मतलब यही होता है कि रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय निरंकुश और अत्याचारी था, है ना। वो लोगों के प्रति सख्त से सख्त कदम उठाता था और अत्याचार करता था। उसे वहां के लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। लोग वहां जो है ना, खाने को मरता था। वो अपने आप को गॉड समझता था,
रूस का, और हमेशा वो उन लोगों की को अपने नज़दीक रखना चाहता था जो उसकी दिन रात तारीफ करे, जो उसकी दिन रात तारीफ करे, चटुकारिता करे, है ना। पहला पॉइंट था। दूसरा, रूसीकरण की नीति। दूसरा, रूसीकरण की नीति। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, इसमें पढ़ना बस कुछ अत्याचारी शासन, है ना। रूसीकरण के पॉइंट कम से कम याद होना चाहिए। इसमें यहाँ क्या था, रूस में अलग अलग जाति के लोग रहते थे। यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते थे। इसमें सबसे अधिक संख्या स्लावों की थी, स्लावों की थी, है ना। इसके अतिरिक्त यहाँ जर्मनी, यहूदी और बहुत सारे लोग था, है ना। रीति रिवाज सबके अलग अलग थे, सबके रीति रिवाज अलग अलग थे। रूस के सरकार ने देश में एकता के लिए रूसीकरण की नीति अपनाई। शिक्षा और संस्कृति पर लागू करने का प्रयास किया। जार की नीति थी एक जार, एक चर्च और एक रूस, यानी सारे लोग। अभी जैसे भारत में क्या है, एक कानून आने वाला है यूसीसी, मतलब सारे वर्ग के लोग एक जैसा पहनावा, एक जैसा कानून अपनाना, है ना, एक जैसा रहना सहना, है ना। तो वही उस टाइम हुआ था, रूसीकरण की नीति। इसमें क्या है, एक देश और एक नारा का मामला, वही बात था उस टाइम में रूसीकरण की नीति में, कि एक देश, एक चर्च और एक नीति, है ना। वहां पे अलग सारे धर्म के लोग एक जैसा रहना पड़ेगा, एक जैसा खान पान करना पड़ेगा, एक जैसा कपड़ा पहनना होगा, है ना। रूसीकरण की नीति वही है जो आज के दौर में यूसीसी आने वाला है ना, यूनिक सिविल कोड। मतलब रूसीकरण की नीति, है ना। रूसीकरण की नीति मतलब ये था, रूसीकरण की नीति कि वहां पे सलाव जाति के लोग बहुत थे, है ना। सलाव जाति के लोग बहुत थे, है ना। वहां पे अलग अलग देश के लोग थे, है ना। वहां पर अलग अलग देश के लोग रहते थे। ये रूस के शासक जार का कहना था कि यहाँ पे सभी लोग एक साथ रहे, सारे देश के लोग यहाँ पे एक भाषा होना चाहिए, एक रहन सहन होना चाहिए, एक खाना पीना होना चाहिए, है ना, और एक ही धर्म होना चाहिए, है ना। इससे भी वहाँ के लोगों के अंदर क्षोभ उत्पन्न हुआ कि भाई हम अगर मुस्लिम है तो हम हिंदुओं की नीति क्यों अपनाएंगे, यहूदियों की नीति क्यों अपनाएंगे, हिंदू है तो मुस्लिमों की नीति क्यों अपनाएंगे, मुस्लिमों का धर्म का क्यों हम अपनाएंगे और यहूदियों के धर्म का क्यों अपनाएंगे, है ना। शिक्षा के मामला में अगर मुस्लिम है तो वो क्या करेगा, वो उसके लिए कोई बंधन नहीं होना चाहिए कि वो मंदिर में, मठ में पढ़े या मदरसा में पढ़े, है ना। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था कि जितने भी लोग, सारे के सारे लोगों को क्या होगा कि यहूदी वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे तो अलग अलग लोग थे, यहूदी भी था, क्रिश्चियन भी था, है ना, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। तो इससे भी वहाँ के लोगों के अंदर क्षोभ उत्पन्न हुआ। अगला पॉइंट, नागरिक एवं राजनीतिक, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव मुख्य समझो। यहाँ के लोगों को जार्ज निकोलस के अनुसार ही चलना पड़ता था,
है ना, किसी भी तरह के राजनीतिक, किसी भी तरह के किसी भी तरह के राजनीतिक करने से वहां पर लोगों के लिए प्रतिबंध था पूरी तरह से, है ना। जैसे हमारे देश में क्या है कि कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी आदमी किसी भी पार्टी के खिलाफ वो अपना क्या कर सकता है, संगठन बना सकता है। अभी हाल ही में एक जन सुराज नाम का पार्टी बनाया है बिहार में, है ना, प्रशांत किशोर, जन सुराज, है ना, प्रशांत किशोर पीके, है ना। इसमें क्या है, किसी की कोई पाबंदी नहीं है, वो बनाए हारे जीते। लेकिन रूस में क्या था कि कोई भी आदमी, जार की निरंकुशता इस कदर थी कि वहां की जनता किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं था। वो ना तो संगठन बना सकता है, ना ही वो क्या कहते जार के खिलाफ जा सकता है ना। वहां पे अपना विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का भी अधिकार नहीं था। यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे देश के जो शासक जार हैं वो हम गरीबों के ऊपर निरंकुशता कर रहा है ना, या हमें बोलने की मतलब कुछ भी कहना, जैसे है ना कि अभी क्या भुखमरी है, हम लोग जा करके कहेंगे कि जैसे कि अपने नज़दीकी प्रतिनिधि है ना, उसको जाकर कहेंगे कि हमारे मोदी की सरकार में बहुत ही आर्थिक मंदी आ गई है, शिक्षा की कमी है। लेकिन रूस के शासक जार के नजदीक ये सब बोलना तो पूरी तरह से प्रतिबंधित था, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ जाता था तो वहां पे एक गुप्त संगठन, एक जासूस था, है ना, एक जासूस की निगरानी का, जासूस को निगरानी के लिए रखा था, जासूस को निगरानी के लिए रखा था, जासूस को निगरानी के लिए रखा था। जो भी जार के विरुद्ध या कोई भी अनैतिक कार्य जो कि जार को लगता है कि वो गलत है, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जासूस को रखा था, है ना। और ये जासूस करता था क्या, इसको पकड़ के वहां के लोगों को पकड़ को साइबेरिया के डिटेंशन सेंटर में, साइबेरिया, शायद रूस तो ऐसी बहुत ही ठंडा जगह, बहुत ही ठंडा जगह, अक्टूबर के महीना में ही, सितंबर के महीना में ही, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अब जनवरी फरवरी तक पूरा समुद्र बर्फीला हो जाता। और वही है, इससे भी ज्यादा ठंडा जगह है साइबेरिया, बहुत ही ठंडा। वहां क्या करता था कि खुले मैदान में उसको क्या किया, घेरा लगा करके और वहां उसको जंजीर लगाकर बांध दिया जाता था और आदमी इसी में ठंडी में मर भी जाता था, है ना। तो वहां के लोग, जो भी रूस के लोग, जो भी था, जो भी सरकार के विरुद्ध जाता था, वो क्या करता था, उसको जासूस को अपने लगाया हुआ था। जैसे सरकार के विरुद्ध कोई भी बात किया या कोई घटना किया जो कि जार के खिलाफ था, उसको पकड़ कर क्या किया था, साइबेरिया में डाल दिया था। और बिना अनुमति की, बिना पूछे कोई भी आदमी रूस से बाहर नहीं जा सकता था, है ना। रूस में क्या हुआ कि बाहर नहीं जा सकता था, वहां राजनीतिक संस्थानों का अभाव था। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता, वहां पर क्या था, रूस में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। क्या अगर, ठीक है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या हुआ, अगर यहाँ पर पहले से बीजेपी की पार्टी है ना, बीजेपी की पार्टी की सरकार बना हुआ है ना, बीजेपी की पार्टी की सरकार बना हुआ है और इस बार काम नहीं किया, लोगों के खिलाफ क्या कर रहा है, निरंकुशता कर रहा, तो अगले साल क्या करेगा, जो भी दूसरा गठबंधन हो, कांग्रेस प्लस कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, इसको हरा कर क्या करेगा, इसको अगले साल सरकार में ले आएगा। लेकिन जब रूस में उस समय ऐसा कुछ नहीं था, राजनीतिक भाग लेगा, पता चल गया तो उसको क्या करेगा, यहाँ तक कि उसको मार भी दिया जाता, फांसी की भी सजा भी लटका दिया जाता था, है ना। लेकिन सबका देखभाल जार क्या कहता, जासूस के अंदर में डाल दिया जाता, तुम लोग इसको पकड़ के लाओ, अगर कोई हमारे विरुद्ध मिलता है तो उसको हम सजा देंगे, है। अब रूस में बढ़ रहे अत्याचार के से आदमी परेशान हो गया था, तो वहां के लोग सोचा था रूस से बाहर चले जाए, तो रूस से बाहर भी जाने नहीं दिया जा रहा था, उसके भी जाने के लिए अनुमति चाहिए था, यानी उससे परमिशन लेना पड़ेगा। और स्वतंत्रता का मतलब यही हो गया कि वहां पे ऐसी कोई राजनीतिक नहीं था पार्टी जो कि उसको हटा करके, है ना,
दूसरे पार्टी को लाया जा सकता है, दूसरे कोई भी पक्ष में कोई भी हो उसको लाया जा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ये था कि यहाँ संसद था, यहाँ संसद था, संसद भवन जिसका नाम था ड्यूमा। पूछ देता क्वेश्चन, रूस के संसद भवन को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा, रूस के संसद भवन को ड्यूमा कहा जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि निरंकुश शासन, निरंकुश और अत्याचारी शासन। दूसरा पॉइंट हो गया रूसीकरण की नीति, और तीसरा हो गया नागरिक और स्वतंत्रता का अभाव। कम से कम पॉइंट याद रखना जरूरी है एग्जामिनेशन व्यू से। अब चौथा पर आएंगे, रूस की राजनीतिक प्रतिष्ठा की कमी। कम से कम 5 पॉइंट होना चाहिए। ये आता है क्वेश्चन में, रूस के संसद भवन को क्या कहते हैं? ड्यूमा, ड्यूमा क्वेश्चन आता है। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हम बता रहे हैं, है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। एक काम करते हैं, इसको हम पढ़ा देंगे लेनिन वाला में, इसको हम लेनिन वाला में पढ़ा देंगे। जब लेनिन का पढ़ाएंगे ना तो लेनिन में पढ़ा देंगे। उसके बाद चलते हैं 1905 की क्रांति का प्रभाव। 1905 की क्रांति का वैश्विक क्रांति में क्या होता है? 1905 की क्रांति का ही प्रभाव था। 1905 की क्रांति में हम क्या बताए थे? 1905 की क्रांति में क्या बताए थे? 22 जनवरी 1905 को रूस के शासक जार, देखो हुआ था 1905 में, लेकिन जब वैश्विक क्रांति 1917 में हुई तो उसका भी असर था। उस समय क्या हुआ था? उस क्रांति में वहां के लोग दब गया था। क्यों दब गया था? कि जब लोग अपने अधिकार को मांगने के लिए, वहां आर्थिक हालात खराब था, लोग भूखे रह रहा था, जब रोटी के लिए वहां के लोग परेशान था, तो वो लोग क्या हुआ कि रूस के शासक जार के आवास के पास, जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग के पास, धरना दिया और जार के विरुद्ध क्या किया? अपना हंगामा किया। तो जार ने क्या किया? अपने सेना को भेज करके अंधाधुंध गोली चलवाई, है ना, जिसमें वहां के हजारों आदमी लोगों को का खून बहा। और वो खून बहा, वो दिन रविवार का था, इसलिए उसका नाम खूनी रविवार दिया गया था। तो 1905 की क्रांति का भी लोगों के ऊपर गुस्सा था, है ना, रूस के वैश्विक क्रांति में। क्योंकि यहाँ पे उस टाइम में क्या था, लोगों के पास संगठन नहीं था, लेकिन इस टाइम में क्या हुआ? संगठन बन गया। तो 1905 की क्रांति का भी प्रभाव पड़ गया वैश्विक क्रांति में। अब देखो ये हो गया। अब उसके बाद एक चीज और क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय बस हो जाते ना। नागरिक एवं स्वतंत्रता का अभाव बता दिए कि वहां पर लोगों को खुली आजादी नहीं थी, लोग अपने अनुमति के बिना बाहर भी नहीं जा सकता था, ना ही वो जाल के खिलाफ कुछ बोल सकता था। अगर बोल दिया तो वहां का जासूस क्या करता था? उसको पकड़ करके साइबेरिया नामक जगह पे डिटेंशन कैंप में, है ना, मतलब वो होता है चारों तरफ से खुला हुआ रहेगा, सिर्फ घेरा रहेगा, ऊपर पूरा आसमान खुला हुआ और बहुत ही ठंडक होती है, उसमें बांध दिया जाता था, है ना। उसके बाद ये पता है कि वहाँ के जो राजा वगैरह, उसका मंत्री संतरी अंतरी सब जो रहता था, उस जगह को संसद भवन कहते थे। और वहाँ रूस के में संसद भवन को ड्यूमा कहा जाता था। उसके बाद 1905 की क्रांति जो खूनी रविवार के नाम से बताए हैं, है ना। अब प्रथम विश्व युद्ध में पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में शुरुआत में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये 3 देश मिलकर के क्या हुआ था? जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और अन्य देश,
के साथ क्या किया, तो ये तीनों मिलकर के लड़ाई लड़ा था। ये दोनों ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, अपनी मतलब चालाकी दिखा करके सबसे आगे रूस के सेना को कर दिया, जिससे रूस के सेना बहुत मारा गया, बहुत ज्यादा मारा गया, है ना। वहां की आर्थिक स्थिति तंग हो गई, वहां के लोग परेशान हो गए, वहां पे आम लोगों को भी भेजने लगा युद्ध के लिए। कौन, यही जाल जाल आम लोगों को भी भेजने लगा, क्यों, क्या, युद्ध करो। इससे बहुत सारे लोगों को भी मृत्यु हुआ, इससे भी वहां के लोगों के अंदर क्षोभ उत्पन्न हुआ। और बाद में तो ये हुआ कि रूस ने क्या किया, जब जाल निकोलस द्वितीय को सत्ता से, गद्दी से हटाया, लेनिन आया, तो क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपना प्रथम विश्व युद्ध से नाम वापस ले लिया। ये 9वां का चीज है ना, लेकिन 10वां में ये बताना जरूरी था कि प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस हार गया था, हार ही गया, तभी वो वापस हुआ। ये क्या कि जर्मनी से अपना कंप्रोमाइज किया कि भाई देखो ऐसा है, मेरे साथ ये लोग इस्तेमाल कर रहा है, कौन लोग, ब्रिटेन फ्रांस इस्तेमाल कर रहा है ना, हम इसमें इस युद्ध में रहना नहीं चाहते, तो मेरे पहले के शासक जो था जाल, हम लोगों के साथ गलत किया, तो क्या किया, जर्मनी के साथ संधि कर लिया और रूस क्या हुआ, इस युद्ध से बाहर हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ रूस में। तो क्या हुआ, ये भी गुस्सा क्या था, वैश्विक क्रांति में ही निकाला गया, है ना। काफी है 5 पॉइंट, 6 पॉइंट हो गया। पहला था निरंकुश एवं अत्याचारी शासन, अत्याचारी। पहला पॉइंट, रूसीकरण की नीति, नागरिक और स्वतंत्रता का अभाव, 1905 की क्रांति का प्रभाव, अब प्रथम विश्व युद्ध के अपराध। ये 5 पॉइंट काफी है, कभी भी 5 पॉइंट से ज्यादा लिखना ही नहीं है। हाँ, कोशिश करना है कि 5 पॉइंट से ज्यादा भी नहीं जाना है, कम भी नहीं जाना है ना। 3-4 तो लिखना ही लिखना है, अगर ज्यादा लंबा आए तो सब्जेक्टिव में, लेकिन 5 पॉइंट लिख देने से बेहतर रहता है ना। ये तो था राजनीतिक कारण, कि वहां का राजनीतिक कारण में क्या था कि निरंकुश अत्याचारी, निरंकुश का मतलब होता है उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, उसको जो मर्जी होगा वो करेगा। अत्याचार का मतलब होता है बहुत ज्यादा गलत करना, है ना। रूसीकरण की नीति बता दिए थे कि वहां पर एक देश, एक राष्ट्र, एक जाल होना चाहिए, है ना। वहां की सब कुछ, वहां का भाषा रूसी भाषा बोलना पड़ेगा, रशियन भाषा बोलना पड़ेगा, वहां के जैसा पहनाव करना पड़ेगा। उसके बाद वहां के धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसका भी क्या हुआ, लोगों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ा। उसका नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता बता दिए, उसके 1905 की क्रांति बता दिए, उसका प्रथम विश्व युद्ध में अपराध बता दिए। अब आगे चलते हैं, ये तो राजनीतिक कारण था, अब चलते सामाजिक कारण क्या था वहां का। सामाजिक कारण आप छोड़ देते हैं, राजनीतिक ही कारण तक रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो गया 5 पॉइंट। थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा एग्जामिनेशन व्यू से, उसका भी हम अभी तक जितना पढ़ाए हैं, जब आधा पहुंच जाएंगे तो उसका हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव बना देंगे, ऑब्जेक्टिव भी हम PDF डाल देंगे।